जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या था हमारा? आज है हमारा दोस्तों छठा नंबर चैप्टर। छठा नंबर चैप्टर क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब कि न्यूटन का गति नियम। इसका हिंदी होता है न्यूटन का गति नियम। इसका हिंदी होता है क्या? न्यूटन का गति नियम। चलिए तो हम पढ़ते हैं न्यूटन का गति नियम में क्या है। न्यूटन ने तीनों नियम दिए थे, क्या क्या था उससे जानने से पहले हम जानते हैं पहले क्या जड़त्व। जड़त्व है क्या? एनर्सिया, जिसको बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व। जड़त्व बोलते हैं एनर्सिया। एनर्सिया। मेरा इंग्लिश कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं कीजिएगा, सिर्फ आप समझने से मतलब रखिए। फिजिक्स समझने का चैप्टर है, तो समझिए इसको। न कि हम उतना लिखवाते भी नहीं हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ आपको बहुत कम चीज़ है, बहुत कम टॉपिक है जो याद करने वाला है। इसमें सारा चीज़ समझने वाला है, तो समझ के ही काम होगा। तो हम बात करते हैं इनर्शिया की। जड़त्व है क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। तो जड़त्व का नियम की बात करें तो ये गैलीलियो साहब ने दिए थे। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने। गैलीलियो ने। तो आप बोलेंगे सर जड़त्व का नियम गैलीलियो साहब ने दिए, लेकिन जड़त्व का नियम है क्या? तो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले जड़त्व क्या है हमारा? जड़त्व हमारा प्रारंभिक अवस्था है। जड़त्व क्या है? प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था। जड़त्व क्या है हमारा? प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो हम जैसे कि मान लीजिए कि हम बैठे हैं, तो हम बैठने रहना चाहते हैं। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है। गैलीलियो साहब जब जड़त्व का नियम दिए थे तो बोले थे कि अगर कोई भी वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, और अगर विराम में है तो विराम अवस्था में रहना चाहता है। यही नियम था जड़त्व का। फिर से हम समझते हैं। आज का चैप्टर हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन का गति नियम। तो न्यूटन का गति नियम थे 3 गो। उन तीनों नियम को जानने से पहले हम जानने का प्रयास करेंगे जड़त्व के बारे में, कि जड़त्व हमारा क्या है। तो जड़त्व का नियम चला जी सबसे पहले दिए थे गैलीलियो साहब ने। गैलीलियो साहब बोले थे कि कोई भी वस्तु है से अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है। समझे? अगर कोई लड़का है अपना काम कर रहा है, कोई भी चीज़ काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए वो खेल रहा है तो वो खेलता ही रहेगा। अगर कोई वस्तु विराम में है, अगर मान लीजिए हम बैठे हैं तो बैठना रहना चाहते हैं, अगर हम खड़े हैं तो खड़े रहना चाहते हैं। तो इसका प्रारंभिक अवस्था, उसका प्रारंभिक अवस्था क्या है? वो गति में है कि विराम में है? यही हमारा जड़त्व है। तो हम बात करेंगे जड़त्व है क्या। तो जड़त्व हमारा प्रारंभिक अवस्था है, एनर्सिया। एनर्सिया की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है I बराबर mR/। एम की हम बात करें तो यहाँ पर एम क्या है? मास। मास बोले तो द्रव्यमान। एम क्या चला जी? मास यानी कि द्रव्यमान। आर क्या है चला जी? तो आर उसका त्रिज्या है। आर क्या उसका त्रिज्या है। तो आपको एक डाउट होगा, पूछिएगा कि सर I बराबर mR/² आया कहाँ से? तो हम बता दें कि आपको जानने का मतलब नहीं है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, या बिहार पुलिस हो गया, या बिहार दरोगा हो गया, कोई में ये चीज़ नहीं पूछा है कि I बराबर mR/² आया कहाँ से। सिर्फ क्वेश्चन आता है कि जड़त्व का नियम है क्या,
या किसने दिया था। तो हम बता दें जड़त्व बराबर फॉर्मूला होता है आई बराबर एम आर एक्स आर। जहाँ एम की बात करें तो चलो जी, एम होता है मास यानी कि द्रव्यमान, आर होता है त्रिज्या, जो इसका त्रिज्या मान लीजिए कोई रेखीय गति में है, तो रेखीय गति बोला वृत्तीय गति में है, सॉरी, तो वृत्तीय गति के लिए त्रिज्या होता है, इसका रेडियस कितना है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो नोट कर लिए। चलिए तो अगला पॉइंट बताते हैं, आई बराबर एम एक्स आर। अगर क्वेश्चन की बात करें कि जड़त्व निर्भर करता है, तो जड़त्व निर्भर करता है एक द्रव्यमान पर और एक त्रिज्या पर, बस दो ही चीज़ पर निर्भर करता है, ना कि गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, ना एक्सेलरेशन पर निर्भर करता है, समझे। तो जड़त्व निर्भर करता है हमारा द्रव्यमान और त्रिज्या पर। चूँकि इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर एम आर एक्स आर। मास क्या है, द्रव्यमान है, आर क्या है, त्रिज्या है, समझे। अब ये चीज़ आप काउंट कर लिए, अब इसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे। चलिए चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन का गति नियम। तो न्यूटन ने अपने तीनों गति का नियम दिया था किसमें, उसका एक प्रिंसिपिया नामक बुक था, प्रिंसिपिया यही न्यूटन का बुक था। और इसी बुक में उन्होंने तीनों लॉ ऑफ मोशन लिखे थे, मैंने तीनों गति का नियम लिखे थे इसी बुक में, जिसका प्रकाशन हुआ था 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूटन के गति का नियम कौन कौन से है। चलिए तो हम बात करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ या बोलिए या फिर जड़त्व का नियम बोलिए या गैलीलियो का नियम। एक चीज़ आपको बताते हैं, न्यूटन सिर्फ मतलब समझिए ना कि बहुत ही क्या बोले, उनका मतलब बहुत योगदान तो है फिजिक्स में, बहुत है, लेकिन उन्होंने जड़त्व का पहला नियम दिया था जो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था। गैलीलियो साहब जो थे वो पहले ही करे, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के गति का पहला नियम, या इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, या इसी को बोल सकते हैं गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम। चलिए तो हम बात करते हैं न्यूटन के गति का फर्स्ट लॉ या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूटन चाचा जो थे वो सिर्फ एक चीज़ बताए थे कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, विराम में है तो विराम में रहना चाहता है, लेकिन कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, बोर्ड मार्कर है, तो ये चीज़ विराम में है, अगर इसको हम जब तक बाह्य बल न लगाएं तब तक ये सही रहेगा। तो ये चीज़ तो सब कुछ जानते हैं कि मान लीजिए कि उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे तो चीज़ काम नहीं करेगा। तो सिर्फ ऐड किए थे कि बाह्य बल न लगे तब तक। तो हम बात करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। कब तक, जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगे। तो हम बात करते हैं आगे, देखिए जड़त्व। तो जड़त्व की बात करें, आपको डाउट होगा कि सर पूछिएगा कि सर जी ये बताइए कि जड़त्व किसका अधिक होता है, गति का या विराम का। तो हम बता दें कि जड़त्व अधिक होता है सबसे ज़्यादा गति का, गति का जड़त्व अधिक होता है, उससे कम होता है विराम का, समझे। जड़त्व किसका अधिक होता है, तो गति का, उसके बाद होता है विराम का। तो न्यूटन के पहला नियम था कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, जब तक, कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। जैसे मान लीजिए गदा है,
तो गड्ढा में देखते हैं कि गंदगी वगैरह लगा होता है, गर्दा उधर रहता है, तो उसी में रहेगा। अगर उस पर चोट करते हैं, चोट मारते हैं, तो उसे जो है से गर्दा निकलता है बाहर। उस पर अगर बाहर लगाते हैं तो उससे गर्दा क्या होता है, बाहर निकलता है। समझे? तो आप लोग समझ गए। अब इसको हम मिटकाते हैं। जरा तो किसका अधिक होता है, तो गति का, उससे कम होता है विराम का। चलिए, लिख लिए होंगे प्रिंसिपिया। चलिए, तो हम बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। समझे? तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें, चलो जी, तो मान लीजिए कोई गाड़ी रुकी हुई है, कोई गाड़ी अगर रुकी हुई है, अगर उस पर हम एक्सीलरेशन लगाते हैं, इंजन का पावर लगाते हैं, तब वह गति में आता है। समझे? अगर मान लीजिए कि उसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं लगेगा, उसमें कोई मशीन का पावर नहीं लगेगा, इंजन का पावर नहीं लगेगा, तो ऐसा ही रहेगा जब तक कि बाह्य बल न लगे। तो पहला एग्जाम्पल हो गया। तो वैसे ही करके एग्जाम्पल आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर हो गया, मार्कर विराम में है, अगर इस पर बाह्य बल लगा दिए तो यह गति में आ गया। इसको हम गति के लिए प्रयोग करते हैं, ये गति हो गया। समझे? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि इसको पर कोई बाह्य बल न लगे। तो चलो जी, हम बात करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा मिलती है। चलिए, तो आप लोग बोलिएगा कि सर बल की परिभाषा कैसे होगा। तो बल वही तो है कि अगर कोई विराम में है तो उस पर कोई बल लगा दिए तो उस पर गति में आ गया। यही तो है बल। बल बराबर फॉर्मूला था F बराबर m में, यानी मास इंटू एक्सलेरेशन। यानी एक्सलेरेशन उसमें लगेगा, त्वरण लगेगा, बाह्य बल लगेगा, तो वह गति में आ जाएगा। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है? बल की परिभाषा। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए, तो न्यूटन के दूसरे नियम की बात करते हैं। तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु में आरोपित बल, अगर किसी वस्तु में आरोपित बल है जो F है, उस वस्तु में आरोपित संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी m इंटू v माइनस a बाई टी। संवेग बोलो तो m बराबर m ही होता है, ठीक ना। m बराबर पोटेंशियल, मतलब संवेग बराबर क्या होता है? p बराबर mv। तो हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि अगर किसी वस्तु में आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। समझे? उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। सॉरी, ये नहीं होगा, v माइनस c हो जाएगा। जैसे देखिए, हम बात करते हैं, यहाँ से निकालते हैं a बराबर, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप लोग को नहीं लिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा। चलिए, तो इसको ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी वस्तु में आरोपित बल यानी एफ जो उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन दर के समानुपाती होता है, यानी एम वी माइनस एम यू बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात करते हैं तो ए बराबर हो जाएगा, एम को अगर कॉमन लीजिएगा तो वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं ए बराबर की, तो एम एक्सीलरेशन को बताए थे आपको कि त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन दर को त्वरण करते हैं, यानी ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ये हम थर्ड नंबर चैप्टर में बात किए थे स्पीड एंड वेलोसिटी में कि त्वरण जो है से वेग में परिवर्तन दर के समानुपाती होता है, यानी ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर है वी माइनस यू बाई टी, इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर एम में, समझे। तो न्यूटन का सेकंड लॉ से हमको बल का सूत्र मिलता है, ये हो जाएगा बल का सूत्र, जहाँ पर एम क्या है, द्रव्यमान है, मास हो गया, एक क्या है, एक्सीलरेशन हो गया, एफ क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो हम बात करते हैं अब यहाँ से कि न्यूटन का सेकंड लॉ से बल की परिभाषा मिलता है, यानी कि बल की परिभाषा मिलता है। ये हो गया हमारा, चला जी, बल की परिभाषा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ से क्या मिलता है, बल की परिभाषा, बल की परिभाषा। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिएगा। चलिए, तो लिख लिए। अब इसको हम बात करते हैं। चलिए, बल की परिभाषा हो गया। हाँ, चलिए, तो बल का ऐसा ही मात्रक, अगर एफ का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो ये होता है न्यूटन। अगर सीजीएस मात्रक की बात करें, सीजीएस की बात करें तो ये होता है डाइन। क्या होता है, चला जी, डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। लिख लिए। तो अब बात करते हैं कि बल कौन सी राशि है। तो बल चला जी सदिश राशि है, चूँकि हम सदिश और दिश में हम बल की बात किए थे, तो यह सदिश राशि है। लिख लिया। अब हम बात करते हैं कि बल किसी भी वस्तु को उठाने के लिए, मान लीजिए ये वस्तु है, इसको उठाने के लिए इसको जितना बल लगाना पड़ेगा, मान लीजिए ये वस्तु है, तो जितना इसमें द्रव्यमान होगा उतना हमारा एक्सीलरेशन होगा तो उठेगा। तो किसी भी वस्तु को उठाने के लिए उसके जितना न्यूनतम बल लगाना पड़ता है। समझ गया? किसी भी वस्तु को उठाने के लिए उसके जितना न्यूनतम बल लगाना पड़ता है। चलिए, तो समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बल की। तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी भी स्थिति को बदलता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल दे। चलिए, तो बात करिएगा सर, आप ये चीज़ पॉइंट लिखिए, इसको समझाइए, तो हम बताते हैं। जिससे हम कुछ देर पहले हम बताए थे आपको कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, विराम में है तो विराम में रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो बल लगाने के बाद उसकी स्थिति जो है से बदल जाती है। जैसे मान लीजिए विराम में है तो इस पर बल लगाए तो वह गति में आ गया, समझे?
ये विराम में है, ये चौक हमारा है, तो ये विराम में है। इसमें हम अगर कोई बल लगाते हैं तो ये गति में आ गया। तो बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। अगर बात करते हैं, अगर किसी वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी वह वस्तु का स्थिति नहीं बदलता है, तो समझिए कि वह वस्तु क्या है, दृढ़ है। दृढ़ है, वस्तु क्या है, दृढ़ है, इसको बोलते हैं दृढ़ता। तो दृढ़ वस्तु वैसी वस्तु है जिसको बल लगाने के बावजूद भी उसकी स्थिति नहीं बदलती है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा पत्थर हो गया, समझे, कि मान लीजिए कि बड़ा पत्थर हो गया, उसको आप उठा रहे हैं तो वस्तु नहीं उठता है, तो वस्तु समझिए कि दृढ़ है, मतलब भारी है। आपके बल कि जितना आपके उसके द्रव्यमान जितना आपका बल नहीं लग रहा उस पर, तो बल लगाने के बावजूद भी उसको उसकी स्थिति नहीं बदले, तो समझिए कि वह स्थिति क्या है, वस्तु क्या है, दृढ़ है। दृढ़ है, समझे। चलिए, तो समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हाँ, एक और फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, बल बराबर F बराबर अगर बल अगर विपरीत दिशा में लगता है, अगर बल अगर मान लीजिए कि वस्तु का डायरेक्शन मान लीजिए कि इधर है, अगर आप बल लगाते हैं इस दिशा में, तो इसका एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। मान लीजिए वस्तु है, इधर से इसका गति में है, आप बल लगा रहे हैं इस साइड से, तो ये दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्या हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है, समझे। जैसे मान लीजिए कि इधर से अगर बल लग रहा है, ठीक, इधर से बल लग रहा है और वस्तु की गति उधर से है, तो इधर से बल लगाने के बाद अगर ज़्यादा बल अगर हमारा हुआ तो वस्तु अपनी स्थिति खुद की तरफ मोड़ लेगी। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, उधर से आ रहा है गति में, अगर इस पर हम बल लगाते हैं, इससे ज़्यादा पावर का बल लगाते हैं, तो विपरीत दिशा के हो जाएगा। तो अगर 180 डिग्री मान आया तो समझिए कि बल क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बल हो जाएगा निगेटिव, ऋणात्मक, ऋणात्मक, समझे। तो बल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नकारात्मक बल। इसको वो क्या बोलते हैं, नकारात्मक बल। नकारात्मक बल। चलिए, तो न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया। अब हम बात करते हैं जैसे इसको एग्जाम्पल की। जैसे मान लीजिए आप कैच रोकते हैं, कैच रोकते हैं तो आपको चोट लग जाता है। कैच रोकने के दौरान होता है ना कि कैच रोक रहे हैं, आपके हाथों में चोट लग जाता है, तो उसके जितना मान लीजिए कि आप बल लगा रहे हैं, उसका संवेग ज़्यादा है, तो संवेग ज़्यादा है तो मतलब हमको चोट लग जाता है। तो वही एग्जाम्पल होता है इसका, चोट लगना। अगर चोट लग रहा है, अगर चोट लग रहा है, चोट का लगना, तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकंड लॉ। अब बात करते हैं हम यहाँ पर थर्ड लॉ। तो चलो जी, बात करते हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है, बल की परिभाषा, और न्यूटन के सेकंड लॉ से हमको मिलता है बल का सूत्र। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। मान लीजिए कि इस बोर्ड पर हम चोट लग रहे हैं, इस बोर्ड पर हम मान लीजिए धक्का मार रहे हैं, तो ये भी उधर से हमको जितना हम बल लगा रहे हैं
उतना ही समान बल विपरीत दिशा की ओर लगाएगा। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति अगर विपरीत प्रतिक्रिया होगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। कोई दीवार है, उस पर हम धक्का मार रहे हैं, तो उस पर अगर धक्का मारते हैं तो वो भी दीवार उतना ही समान बल का, अगर कोई दीवार पर हम धक्का मार रहे हैं तो दीवार भी समान बल का हम पे फोर्स अप्लाई करेगा। मतलब उसको अगर चोट लग रहा है तो उधर से भी हमको चोट लग जाएगा, समझे। तो ये चीज़ होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। तो आप सर बोलेंगे कि सर कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, तो विपरीत दिशा में कितना बल लगाएगा? जितना आप उसको धक्का जिस बल से लगाइएगा ना, तो दीवार भी उतना ही समान बल से हम पे अप्लाइड फोर्स करेगा, मतलब धक्का लगाएगा। तो इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि इसमें बल का मान समान रहेगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा और हर एक अलग अलग वस्तु पर होगा। मान लें कि इधर से हम बल लगा रहे हैं, दीवार भी बल लगा रहा है, लेकिन बल का मान तो समान होगा लेकिन दो अलग अलग वस्तु होगा और विपरीत प्रतिक्रिया होगा। हम फिर से समझने का प्रयास करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। तो चलो जी बात करते हैं कि अगर किसी दीवार पर हम धक्का मारते हैं या फिर इस चौक को हम धक्का मारते हैं, इस चौक को हम धक्का मारते हैं, तो इसको अगर हम धक्का मारा तो ये भी समान बल से हम पे चोट उत्पन्न करेगा, समझे, चोट उत्पन्न करेगा। तो ये हो गया चोट का लगना, इसका हो जाएगा चोट का लगना, चोट लगना, समझ गया। ये था न्यूटन का तीनों नियम। चलिए ये तो हो गया लॉन्ग टूर में। अब बोलिएगा सर इसको समझेंगे कैसे, इतना हमको याद थोड़ी रहता है। तो चलिए ना सर हम आपको बताते हैं कि कैसे याद रहेगा। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। चलिए तो पहला नियम से मिलता है क्या? गति का नियम या जड़त्व के बारे में बतलाता है। सेकेंड लॉ से होता है चोट कम या अधिक। थर्ड से पता चलता है चोट लगना। चलिए तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। न्यूटन का पहला नियम कहता है क्या? अगर कोई वस्तु गति में रहना चाहेगा तो गति में रहेगा, अगर कोई विराम में रहना चाहेगा तो विराम में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो तब तक। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, अगर विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, लेकिन जब तक तब तक कि जिसको कोई बाह्य बल न लगे। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की, जिसको बोलते हैं चोट कम या अधिक। जैसे मान लिए अगर किसी वस्तु में आरोपित बल उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, ये सेकेंड लॉ है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अगर संवेग का मान ज़्यादा हो जाएगा तो चोट हमको ज़्यादा लगेगा, अगर संवेग का मान कम रहेगा तो चोट कम लगेगा, समझे। सिंपल सी बात है। अगर किसी वस्तु में संवेग ज़्यादा है, वेग ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि आपको उसका वेग ज़्यादा है तो हमको चोट लग जाएगा। चोट कम या अधिक लगेगा, चोट कम लगेगा या अधिक लगेगा। संवेग ज़्यादा है तो अधिक लगेगा, संवेग कम है तो कम लगेगा चोट। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ से हमको पता चलता है चोट कम या अधिक के बारे में बताता है। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ, जिसको बोलते हैं चोट लगना। अगर मान लिया किसी वस्तु पर, जिसको बोलते हैं क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, अगर मान लिया किसी दीवार पर हम धक्का मार रहे हैं तो भी उतना ही समान बल हम पे भी अप्लाई करेगा, जिससे हमको चोट लग जाएगा। जैसे इस बोर्ड पर हम इससे चोट कर रहे हैं तो उधर से भी तो हमको हाथ पर चोट लग रहा है,
आप किसी दीवार पर चोट मार कर देखिएगा, आपको भी चोट लगेगा, उतना ही समान बल से लगेगा। और हर एक अलग अलग वस्तु के बारे में बताता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि किसी वस्तु को अगर हम चोट करते हैं, अगर उसको धक्का देते हैं तो भी समान बल से हमें धक्का देगा, समझे। और ये न्यूटन का थर्ड लॉ होता है जो कि अलग अलग वस्तुओं पर अप्लाई होता है। एक दीवार हो गया, एक हम हो गया, तो अलग अलग वस्तु हुआ ना, और वो भी विपरीत दिशा में होता है। वो अगर लेफ्ट है तो हम राइट में धक्का मारेंगे, समझे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो आप लोग न्यूटन का तीनों नियम समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू सभी को।